नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश और तुर्की के बारे में। महत्वपूर्ण हो जाता है ये टॉपिक क्योंकि ये हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक बड़ी चुनौती लाने वाला है। बड़ी चुनौती कैसे? तो भाई यहाँ पर भारत के साथ तुर्की के संबंध कैसे हैं ये आप सभी जानते हैं। प्लस बांग्लादेश के साथ हाल के समय में भारत के संबंधों में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आया। अब ये दोनों देश अगर कोई भी डिफेंस डील साइन करते हैं तो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए प्लस भारत के लिए एक नई चुनौती को खड़ा कर सकते हैं। तो इसी के बारे में बातचीत करेंगे कि आखिर कौन सी डील ये दोनों साइन कर रहे हैं, क्या संबंध अभी हाल के दिनों में उतार चढ़ाव रहा है, क्या क्या चीजें रही हैं, भारत ने तुर्की के साथ कैसे अपने दोस्ती के हाथ आगे बढ़ाने का ट्राई किया, लेकिन तुर्की ने क्या किया, हमेशा बैक स्टैबिंग करी है। और सेम वही बांग्लादेश के साथ अभी होता हुआ नजर आ रहा है। तो हाल ही में यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों ने ही मीटिंग करी थी, ठीक है, और ये विजिट पर भी आए थे, बांग्लादेश में विजिट किया इन्होंने, तारिक रहमान से ये मिलते हैं। और पहले से अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में ना छोटा मोटा जो हथियार का लेन देन है वो चलता था, लेकिन बांग्लादेश अभी तक रशिया पर डिपेंडेंट था, चाइना पर डिपेंडेंट था। जब भी हम हैवी एयरक्राफ्ट्स की बात करते हैं, पनडुब्बियों की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों की, बट रिसेंटली बांग्लादेश ने अपना माइंडसेट चेंज किया और उसको लगा कि मुझे तुर्की की तरफ, बेसिकली जिसको हम तुर्की कहते हैं, टर्की भी कहते हैं, इसकी तरफ रुख करना चाहिए। तो अभी जो खबर हो जाती है जिसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं वो ये है कि बांग्लादेश टर्की टू लॉन्च जॉइंट डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स मैकेनिज्म डीपेन स्ट्रेटेजिक टाइज, और दोनों के साथ भारत के संबंधों का इवैल्यूएशन हम इसमें करते हुए नजर आएंगे और भारत की चुनौती क्या हो जाती है इस पर बातचीत करेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस किस कॉपरेशन की बात कर रहे हैं और क्या क्या चीजें साथ में करने वाले हैं। तो यहाँ पर तुर्की के विदेश मंत्री जिनका नाम हो जाता है हकाना फिदान, ठीक है, ये आए थे 3 दिन की ढाका की यात्रा पर और 5 से 7 जून तक ये यहाँ पर बकायदा रहे हैं। मंत्री स्तरीय बैठक हुई यहाँ पर, संयुक्त यहाँ पर समिति बनाई गई, वार्षिक इनका 2+2 एक डायलॉग होता है, वहां पर इन्होंने बातचीत करी और आगे इन्होंने अपने संबंधों को ले जाने के लिए उच्च स्तर पर इस डिफेंस पैक्ट को साइन करने के लिए काफी ज्यादा चीजें जो है उसमें टिक आउट हो चुकी है कि हम फ्यूचर में ये करने वाले हैं। अब देखो ज्यादातर ये जो साथ में काम करेंगे ये ड्रोन को, क्योंकि प्रेजेंट समय में अगर मैं युद्ध की बात करूं तो ड्रोन्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका उसमें निभा रहे हैं, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हाई डेफिनेशन ड्रोन्स हैं, हाई क्वालिटी ड्रोन्स हो जाते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं हर एक नेशन के लिए। छोटे हैं, टारगेटेड होते हैं और आसानी से हमला किया जाता है। तो ये ड्रोन उत्पादन पर बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी टर्की के थ्रू बांग्लादेश में। ना साइपर लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम हमारी, और हिसार ओ बोलते हैं इसको हम, हिसार O+, इसके मध्यम दूरी की मिसाइल सिस्टम की संभावित खरीद और सह उत्पादन 2025 से जिसकी चर्चा चल रही थी वो अभी फाइनलाइज होने की कगार पर आ सकती है। इस पर भी बातचीत हो रही है। पहले से तुर्की से ये आर्टिलरी लेते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि छोटे मोटे हथियार खरीदते थे, लेकिन अभी ये उच्च लेवल पर जाकर के डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं। और उच्च लेवल पर डिफेंस पैक्ट साइन करने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि डिपेंडेंसी बांग्लादेश भारत के मित्र देशों से कम करता हुआ नजर आएगा। जैसे कि वो रशिया के साथ अभी तक ज्यादा देता था, थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर भी बहुत सारी चीजों में हो जाती थी, तो उसको भी वो खत्म करना चाहता है ताकि भैया टू फ्रंट जो वॉर इंडिया का है ना वो उसको और बढ़ा सके और दोनों आमने सामने आकर के बाकायदा खड़े हो सके, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज होना पड़ता है, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी इंडिया से हो जाती है, आप मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन आप बहुत सारी चीजों के लिए इंडिया पर डिपेंडेंट है, चाहे वो आपका ऑयल हो जाए, गैस हो जाए, खाद्यान्न हो जाए, राइट। तो अब इसको वो खत्म करके चाहता है कि भैया सामने से अब मैं एकदम आंख से आंख मिला करके इंडिया के साथ खड़ा हूं और उसको धमका सकूं, राइट। ये वाला सिनेरियो है। तो यहाँ पर एमोर्ड व्हीकल्स हो जाते हैं हमारे, एमोर्ड व्हीकल्स, अन्य उपकरण मिल चुके हैं। बांग्लादेश अब तुर्की का सबसे बड़ा चौथा जो रक्षा आयातक है वो बन चुका है, यानी कि टर्की की जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिस्ट में आ रहे हैं उस लिस्ट में हमारा बांग्लादेश 4th प्लेस पर आ चुका है और धीरे धीरे ये इसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है तुर्की और बांग्लादेश का, इसमें भारत को चिंतित होने की आवश्यकता क्यों हो जाती है? भैया वो डिफेंस डील साइन करे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन संबंध हमारे बांग्लादेश के साथ हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लोजली। कैसे क्लोजली? जब हम बॉर्डर की बात करते हैं। अब आप देखो ये बॉर्डर शेयर कर रहा है बांग्लादेश
और मोस्टली यहाँ पर हमारे क्या है, नॉर्थ ईस्ट के नेशंस हो जाते हैं। इधर हमारा चिकन नेक हो जाता है। दूरी की अगर मैं बात करूँ पूरे बॉर्डर की, दैट इज 4096 किलोमीटर्स जो हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। तो ये घबराने वाली बात अवश्य हो जाती है। और जैसे कि हालिया दिनों में बांग्लादेशी सरकार की तरफ से बयान आए थे कि चिकन नेक को काट देना चाहिए, चाइना को हम आमंत्रित करते हैं कि वो यहाँ पर आकर के अपने सैन्य बेस बनाए, तो इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया की सॉवरेनिटी ये यहाँ पर खतरे पे है। इसलिए इंडिया को चिंतित होने की आवश्यकता हो जाती है। नाउ विद द वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं भैया, 2217 किलोमीटर की यहाँ पर इनकी पूरी बाउंड्री हो जाती है। असम के साथ 262, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर, मिजोरम 318 एंड मेघालय 443, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्राई जंक्शन है हमारा, एक तरफ भूटान, इधर नेपाल और इधर हमारा बांग्लादेश हो जाता है, एंड दैट इज इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी रखता है कि भैया यहाँ पर क्या है, हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि हमें नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी देता है। दैट इज द वन एंड ओनली सिंगल वे टू रीच नॉर्थ ईस्ट। और ऐसी ही अगर बयानबाजियां चलती रही बांग्लादेश के थ्रू और ऐसे ही अगर वो धमकाता रहा तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। भारत को पूर्वी सीमा यानी कि नॉर्थ ईस्ट पर नई चिंता है, क्योंकि अब यहाँ पर एक नेशन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट पर चिंता का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर अब बांग्लादेश है, अब उसके साथ चाइना भी है और अब तुर्की भी हो गया, यानी कि अब 3 नेशन आपस में मिल चुके हैं और इनका झुकाव, प्लस पाकिस्तान भी है, ठीक है, इनका झुकाव, जो बांग्लादेश का झुकाव है वो इन 3 नेशंस की तरफ है। अब तुर्की की तरफ क्योंकि एंटी इंडिया है, वो भी पाकिस्तान की तरफ और चाइना की तरफ, तीनों ही कैसे हो जाते हैं और तीनों के साथ भारत का क्या संबंध है आप जानते हो। क्या हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर होता है, पाकिस्तान हमला करता है तो टर्की अपने ड्रोन देता है भारत पर हमला करने के लिए, राइट, जबकि हमने इनके साथ ऑपरेशन दोस्त चलाया था, लेकिन वो भी इनको याद नहीं रहा। तो ऐसे नेशंस की तरफ झुकाओ, यानी कि हमारी जो पूर्वी सीमा है उस पर कोई ना कोई खतरा और नॉर्थ ईस्ट पर खतरा। नाउ तुर्की के ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम बांग्लादेश की क्षमता बढ़ाएंगे, जो कि क्षेत्रीय संतुलन बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है और पूरा जो सेंट्रल एशिया हो जाता है हमारा और जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसका यहाँ पर क्षेत्रीय संतुलन डगमगाएगा। भारत इस विकास पर नजदीकी से नजर बनाए हुए, वो एक एक स्टेप देख रहा है कि ये दोनों नेशंस आखिर कर क्या रहे हैं। रणनीतिक हिस्सा मानते हैं यहाँ पर भारत को घेरने का। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ये भारत को घेरने की तैयारी चल रही है। क्यों? क्योंकि इसमें तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश का एक एक्सेस बन रहा है, एक नया ध्रुव क्रिएट हो रहा है हमारे सेंट्रल एशिया में, एक नया ध्रुव क्रिएट हो रहा है हमारे जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे, जहाँ पे चीन, पाकिस्तान और तुर्की, बांग्लादेश और पाकिस्तान है आपस साथ में। फिर भी भारत को जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो नजर आ रही है और भारत को कहा जाता है कि अब शायद अपनी इस पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए और उसको ये देखना चाहिए कि कौन से मित्र नेशंस हैं, भले ही नेबर हैं लेकिन मित्र देश तो नहीं है ना, वो आपके सिक्योरिटी के लिए थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। तो कैसे आप नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो। नाउ भारत की चिंताएं, बांग्लादेश तुर्की रक्षा सहयोग के रणनीतिक निहितार्थ। तो वर्ष 2025 में अगर मैं बात करूँ तो बांग्लादेश और तुर्की, इनके जो निर्मित हमारे जो लड़ाकू हो जाते हैं यूएवी, कॉम्बैक्ट ड्रोन्स, यूएवी उत्पाद, हिसार O+, ये मध्यम दूरी और साइपर लंबी दूरी की रक्षा प्रणालियां, ये आपूर्ति को लेकर उच्च स्तरीय चर्चाएं हुई थी। दक्षिण एशिया में कई यहाँ पर रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये चर्चाएं क्षेत्रीय संतुलन में संभावित बदलाव करेंगी और ये केवल एक सामान्य हथियार सौदा नहीं है। अगर इसको कोई समझ रहा है कि दिस इज अ नॉर्मल डिफेंस पैक्ट जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ करती है, तो नो, इट्स नॉट अ नॉर्मल डिफेंस पैक्ट। दिस पैक्ट इज एज लाइक Pakistan and Saudi Arabia did, right? Even any nation attack on the Bangladesh, then there's Turkey who will respond at the same time. That's why this is very important. Now, भारत से बांग्लादेश और अपने रक्षा साझेदारों के विविधीकरण और उसका एक सेंट्रलाइजेशन इसके तौर पर देखता है। प्लस भारत पहले से ही चीन के साथ क्षेत्रीय संतुलन को लेकर के यहाँ पर माथापच्ची कर रहा है, राइट। अब इसमें अलग से और नेशंस का इन्वॉल्व होना तो ये बताता है कि भैया तेजी से उभरती जो वैश्विक रक्षा शक्ति है वो नजर आ रही है, क्योंकि प्रवेश करने वाला देश तुर्की है जो कि एक नाटो सदस्य भी है। That's why this is very important कि भैया ये नाटो का सदस्य भी हो जाता है। भारत की पूरी सीमाओं के निकट यहाँ पर तुर्की की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति नई दिल्ली की पड़ोसी जो कूटनीति है इसके लिए एक नई उच्च प्रौद्योगिकी चुनौती के रूप में है। पड़ोसी म्यांमार में जारी रणनीतिक अस्थिरता, सीमा उल्लंघन की घटनाएं, हवाई क्षेत्र में अतिक्रमण और रोहिंग्या संकट ने ढाका को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है।
ये इसलिए जरूरी हो जाता है। प्लस आगे जाते हैं, यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मौजूदा सामरिक असमानता है इसको संतुलित करना भी बांग्लादेश की दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। और ये बांग्लादेश चाहता है कि भैया मैं इक्विलिब्रियंट हो जाऊं इंडिया के, ताकि मुझे कभी झुकना ना पड़े। बांग्लादेश की रक्षा साझेदारी और विविधता लाने की नीति मुख्य उद्देश्य यही है कि चीन और रूस पर अत्यधिक निर्भरता को वो कम करेगा और पश्चिमी मानकों में जो सैन्य उपकरणों के साथ इंटरऑपरेबिलिटी है इसको वो बढ़ाएगा। और साथ ही साथ तुर्की और व्यापक रक्षा रणनीति का ये हिस्सा है। अब देखो, ये अगर ये सारे काम करेगा, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाएगा, अपने एक्सेस को कंप्लीट करेगा, अपनी चीजों को यहाँ पर महत्वपूर्ण करेगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इंडिया के साथ जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा ना, क्योंकि एंशिएंट से बिगड़ता हुआ आ रहा है इंडिया, इसीलिए चिंतित भी है। क्योंकि जब यूनूस सरकार थे तो आपको पता क्या चीजें रही हैं, ठीक है। यूनूस सरकार के बाद ही पूरी चीजों में उतार चढ़ाव आया, क्योंकि शेख हसीना जी की सरकार यहाँ पर गिरती है, यूनूस सरकार आते हैं, ये पूरा एंटी इंडिया बयानबाजियां करते हैं। यही थे जो सबसे पहले चाइना की गोद में जाकर के बैठते हैं, तीसरा प्रोजेक्ट चाइना को सौंप देते हैं जाकर के, और उसके बाद इंडिया के सामने दो नेशंस खड़े हो जाते हैं, एक चाइना और बांग्लादेश, जहां पर आमंत्रित कर रहा था वो चाइना को कि आओ तुम यहां पर अपना कॉरिडोर डेवलप करो आकर के। सो कैसे भारत को यहां पर नहीं होना है परेशान, कैसे भारत इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर सकता है, जो बांग्लादेश की पुरानी एक्टिविटीज हमने देखी हुई है कि जहां पर ये जाते हैं पाकिस्तान के साथ, वही पाकिस्तान जिससे भारत ने आजादी दिलाई थी, जिससे ये परेशान थे, ये कहते कि पाकिस्तान तो हमारा दोस्त हो जाता है, हम तो एक ही हैं, नहीं है, और हम लोग अब अपनी जो स्थिति है उसको बेटर करेंगे। वहां के कुछ और एक दो लोग हैं वो कहते हैं कि भैया बांग्लादेश को पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए आकर के। वो 1971 का टाइम ये भूल चुके हैं जब इंडिया ने अपने सोल्जर्स का खून बहा करके इनको आजादी दिलाई थी। तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी बयानबाजियां बहुत ही घटिया रही हैं, एंटी इंडिया ये पॉलिटिक्स करते आए हैं। इसके बाद इंडिया ने सोचा कि कोई नहीं, वही हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो जाता है, मित्र नेशन हो जाता है, सरकार बदलेगी तो चीज़ें हमारी नॉर्मल हो जाएंगी, जो कि होती हुई भी नजर आई। क्योंकि तारिक रहमान जैसे ही आते हैं, जयशंकर प्रसाद जाते हैं, मीटिंग करते हैं उनसे, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी उनको थैंक्स बोलते हैं। इवन जब यहाँ पर समय आया कि भैया फ्यूल की प्रॉब्लम हो रही है तो हमने फ्यूल भी प्रदान किया, इनको सारी चीज़ें करी। इनका जो सबसे पहला, क्योंकि क्राइसिस थी ना भैया, इजराइल युद्ध की वजह से क्या चल रहा था, ये चल रहा था ना ईरान, तो भैया हमने सप्लाई करी इनको, 5000 मेट्रिक टन ऑफ डीजल हमने इनको प्रोवाइड कराया यहाँ पर। इसके बाद ये लगा कि हाँ हमारे संबंध बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक खबर थी कि बांग्लादेश रिजेक्ट्स जमात इस्लामी क्लेम्स ऑन मुस्लिम प्रिकॉशंस इन असम एंड द बंगाल। यहाँ पे कहा जा रहा था कि बंगाल और असम में क्या हो रहा है कि मुस्लिमों के साथ गलत किया जा रहा है। तो जो बांग्लादेश था उसने बोला कि भाई हमें कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं, जमात इस्लामी जो कह रहा है ये पूरी तरीके से गलत कह रहा है। तो एक पॉजिटिव हिंट दोनों तरफ से देखने को आया था कि दोनों ही देशों के संबंध बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अब ये वाला जो स्टेप लेना, प्लस तारिक रहमान का ये कहना कि वो जो पहली यात्रा है वो चीन की करेंगे जाकर के, तो अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं, संबंध तो अभी हमारे नॉर्मल नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि जरूरत पर आपने भारत को यूज कर लिया, जब आपको फ्यूल चाहिए था, डीजल चाहिए था, और वापस से आप क्या करने जा रहे हो, अब तुर्की के साथ इस तरीके से चीजें कर रहे हो। तो जो टाइज है वो अभी भी कहीं ना कहीं हमारी ब्रेक हुई पड़ी हुई है। धीरे धीरे समय के साथ अगर हमें लग रहा है कि इसको हम ऑपरेट कर लेंगे, चीज़ों को बेटर कर लेंगे, तो वो आने वाला समय बताएगा कि क्या अब फ्यूचर रहने वाला है इस डिफेंस डील के बाद बांग्लादेश और इंडिया का। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इसको लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या भारत को अपनी जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए, पड़ोसी देशों को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए? आपकी क्या राय है कि क्या अब इंडिया स्ट्रैटेजी अपनाए, वो मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू so much for joining the session. Again, thanks.